चलिए देखिए, विविधता और वंशागति, इसमें क्या बोला था आपके डार्विन साहब ने, वो जरा क्लियर करिएगा। पहला जरा पॉइंट याद करो, क्या था पहला इनका पॉइंट, कि भाई ओवर रिप्रोडक्शन करना है, ज्यादा से ज्यादा जनन करना है। और मुख्य बात क्यों था ये सब कुछ, कि भाई जो प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, वो नेचर हमारा सिलेक्शन करने वाली है कि हमारी जो पीढ़ी है या हमारी जो जाति है, सीधा सीधा कि हम सर हमारी जो जाति है ये कितने दिनों तक यहाँ पे दिखेगी, या क्या ये जाति आगे भी चलती रहेगी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं डार्विन साहब ने क्या बोला था कि भाई प्रकृति खुद, नेचर खुद आपका सिलेक्शन करेगा, बशर्ते आपको नेचर के अनुसार चलना है। इसीलिए इन्होंने जो नियम दिया उसका क्या नाम था, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। जिसमें पहला बिंदु इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर आपकी जाति आगे भी आप चाहते हो कि बनी रहे, उसके लिए सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन, सबसे ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। पहला बिंदु इनका कंप्लीट। दूसरा बिंदु क्या था कि भाई जन्म तो ले लिया, पहले बिंदु की दूसरे बिंदु की तुलना पिछले वाले बिंदु से, ठीक है, कि चलो बहुत ज्यादा आपने जन्म तो दे दिया अपनी जाति का, ठीक है, या अपने उस जीव का। अब दूसरा क्या है, सही संघर्ष करना पड़ेगा आपको, लड़ना पड़ेगा। केवल जन्म लेने से नहीं होगा, यहाँ लड़ाई है, आपस में लड़ाई है, एक से एक जाति में लड़ाई है, एक से दूसरी जाति में लड़ाई है, प्लस वातावरण से भी लड़ना है आपको। लड़ोगे तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे, आपकी जाति आगे भी दिखाई देगी। चलो ये दूसरा बिंदु हो गया। अब जो तीसरा बिंदु आएगा वो दूसरे से रिलेटेड होगा, ठीक है, कि सर चलो ठीक है, लड़ाई भी कर लिया, लड़ाई पीछे जन्म भी ले लिया बहुत ज्यादा, फिर संघर्ष भी कर लिया। अब केवल संघर्ष करने से आप नहीं बचोगे, होना क्या चाहिए कि आपके अंदर आना चाहिए चेंज, और वो चेंज जो आ रहा है आपके अंदर वो आपके अगली पीढ़ी में भी जाना चाहिए। तो ये तीसरा बिंदु जो है किससे कनेक्टेड है, दूसरी नंबर पॉइंट से। क्या क्या चीज कि भाई जन्म ले लिया, संघर्ष कर लिया, अब आपके अंदर समय के अनुसार क्या आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, चेंज आने चाहिए, परिवर्तन आने चाहिए। अगर परिवर्तन आ रहा है अच्छी बात है, और परिवर्तन जो आ रहा है वो क्या दिखाना चाहिए, वंशागति, यानी कि वो परिवर्तन आपके अगले पीढ़ी में भी जाना चाहिए। नहीं तो आपके अगले जाति को ही तो बचाना है, अगले पीढ़ी को ही तो बचाना है, आप तो बच जाओगे, ठीक है। जैसे एक कारक ले लेते हैं हम लोग सर, तापमान, ठीक है, कहां पर अभी आज का तापमान कह देगी, या फिर अब के समय का तापमान चलो बढ़ गया, हम लोगों ने क्या कर लिया, अपने आप में अडॉप्ट कर लिया, हम लोगों ने इस तापमान को सहना सीख लिया, मैनेज कर लिया, कोई बात नहीं। क्या हम कहें कि हमारे अंदर एक नया लक्षण आ गया, तापमान को सहने की क्षमता हमारे अंदर आ गई, एक नया लक्षण आ गया, देन अब ये लक्षण अगर मेरी अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा तो क्या वो अगला पीढ़ी इस तापमान को सहन कर पाएगा, नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक कि सर बदलते समय के साथ हमारे अंदर बदलाव होने चाहिए, चेंज आने चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं, विविधता कहते हैं, या तो विभिन्नता कहते हैं, ये होनी चाहिए। और जो चेंज आपके अंदर आया है वो अगली पीढ़ी में जाना चाहिए, वो वंशागति दिखाना चाहिए। बात समझ में आया, ये था इनका तीसरा बिंदु। सिंपल है, एकदम सिंपल। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पे डार्विन साहब ने बोला था कि जो परिवर्तन आना चाहिए, ये पॉइंट भी जरूर ऐड करिएगा, कैसे परिवर्तन आने चाहिए, अच्छे वाले परिवर्तन आने चाहिए, ठीक है, अच्छा चेंज आना चाहिए हमारे अंदर। अब जैसे कुछ कमी अगर आ रही है हमारे अंदर तो वो भी क्या कहलाएगा, चेंज ही कहलाएगा। तो हमारे अंदर कुछ बेहतर बदलाव आने चाहिए, और वो अच्छे वाले बदलाव मेरी अगली पीढ़ी में जाने चाहिए। नहीं, बुरा वाला आएगा तो पीढ़ी खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है। जैसे कि मेरे अंदर सर एक बदलाव आ गया, मेरी आंख की दृष्टि कमजोर हो गई, ये अच्छा बदलाव कहोगे खराब कहोगे, खराब है। यही लक्षण मेरी अगली पीढ़ी में चला जाए तो ये तो बुरा हो गया ना, ये मेरी अगली पीढ़ी के लिए संकट का साथ, मतलब एक तरह से संकट है, ये सही नहीं है। तो जो चेंज आना चाहिए वो कैसा चेंज आना चाहिए, अच्छा चेंज आना चाहिए, अच्छे चेंज आने चाहिए, और वो अच्छे चेंज अगली पीढ़ी में जाने चाहिए। ये जरूर मेंशन कर लीजिएगा वहां पे। ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद इसका डिबेट देखेंगे एक एक करके आराम से। चौथा क्या था, योग्यतम की उत्तरजीविता। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसका मतलब पॉइंट को जरा पढ़ो, दिमाग में लाओ, क्या आ रहा है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता।
अरे तनी सोचो। अच्छा, इसी का एक नाम था क्या? प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। अगर यहां से मतलब नहीं निकल रहा तो एक बार यहां से निकाल के देखो। हाँ, जो फिट होगा नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा। फिट किसके अकॉर्डिंग? नेचर के अकॉर्डिंग। बात समझे? और नेचर क्या है भाई? तो नेचर से रिलेटेड अभी हमने पीछे 3 पॉइंट देखे थे कि अपनी जनसंख्या को बनाए रखना होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओवर रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। दूसरा, आपकी जनसंख्या तो बढ़ गई, लड़ना भी पड़ेगा ना, तो जनसंख्या कम हो जाएगा। अगर हम दूसरे से लड़ेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, तो जनसंख्या हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके साथ साथ चलो लड़ना भी सीख लिया, जनसंख्या बढ़ा भी लिया, लड़ना भी सीख लिया, जूझना भी सीख लिया, अब तब भी दिक्कत है। इसलिए दिक्कत है कि हर एक पीढ़ी के बाद कहीं ना कहीं हमारे वातावरण में, आसपास में बदलाव आता है। हमारे अंदर भी क्या आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। वो बदलाव अगली पीढ़ी में जाना चाहिए, तब तक वो अगला पीढ़ी बचा रहेगा हमारा। ये 3 पॉइंट हो गए। अब इन 3 पॉइंट का जो पालन करता हुआ आएगा, नेचर उन्हीं को क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। यानी कि सिंपल। अच्छा, एक चीज और, जैसे कोई हमने एक ना आपका टेस्ट ले लिया सीधा सीधा, ठीक है, और वो टेस्ट है आपका 100 मार्क्स का, ठीक। हमने कह दिया कि सिलेक्शन उसी का होगा जो 80 मार्क्स लेकर के आएगा। एक टारगेट मिल गया ना, ठीक है। जो 80 मार्क्स के आसपास आया उसका क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। तो वही चीज की नेचर उन्हीं को सेलेक्ट करेगा जो नेचर के कंडीशन का क्या करेगा? पालन करेगा। डन। वही चीज है यहाँ पे कि जो योग्य होगा, जो फिट होगा, जो अपने आप को एडप्ट कर चुका होगा, ठीक है, जो अपने आप को अनुकूलित कर चुका होगा, वही आगे बचा रहेगा। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं बचेगा। इस पॉइंट का मतलब ये, ठीक है। और ये पॉइंट देखा था उन्होंने कहां पर? अच्छा, एक बात और है, हाँ, गैलापागोस पर। लेकिन उससे पहले ही एक चीज और देखो, बड़ा हंसी आएगा, अचानक से याद आ गया मुझे। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। अब पता है, ये योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन, ये आइडिया इनका था ही नहीं। इसका था हर्बर्ट स्पेंसर का था। हर्बर्ट स्पेंसर के दिमाग में आई थी ये बात कि नेचुरल सिलेक्शन, भाई जो फिट रहेगा उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा। ये बात, अरे बाबा, वो पूरा थियरी में थे। अल्फ्रेड रसल वालेस, है ना, वो पूरे थियरी में इनके साथ हैं। वो बात नहीं अलग है, ठीक है। अरे इस बिंदु को, केवल मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूं। अरे देखो इधर समझो, अगर कंफ्यूजन है तो समझो। इस बिंदु में क्या बोला सर? जो फिट रहेगा, जो एडप्ट करेगा अपने आप को, जो अनुकूलित रखेगा अपने आप को, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा। ये तो ये बिंदु बता रहा है ना, ठीक है। और वो क्या था सर? प्राकृतिक सिलेक्शन। वो तो नाम दिया गया है, उस नाम के अंतर्गत 5 बिंदु है, और उस 5 बिंदु को लाने वाले, समझाने वाले 2 लोग थे, मुख्य रूप से डार्विन, और उनके साथ सहयोग में कौन थे आपके? अल्फ्रेड रसल वालेस। बात समझ में आ गया अभी, ठीक है। तो ये पॉइंट, आइडिया किसका था? हर्बर्ट स्पेंसर का। लेकिन इस आइडिया को पूरी तरीके से डिटेल में समझा दिया किसने? डार्विन ने। इसलिए ये आइडिया किसका हो गया? डार्विन का। ये टैग लग गया डार्विन का, लेकिन एक्चुअल में ये डेटा किसका था? आइडिया किसका था? हर्बर्ट स्पेंसर का। नाम बड़ी मायने रखता है बाबू। चलो चौथा क्या है? हाँ, अरे वो पेपर रहता है बहुत सारा, छोड़ो। अगला और अंतिम पॉइंट क्या था इनका? नई जाति का, या नई जाति की उत्पत्ति, जो आप समझ लें, नई जाति की उत्पत्ति। देखिए, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, इसका मतलब क्या है? तो इसका रिलेशन, इस 5वें का रिलेशन पूरे पिछले 4 बिंदु से है, ठीक है। इस 5वें का रिलेशन पीछे के 4 बिंदु से कंटिन्यूअस, उसको पढ़ते जाओ समझ में आ जाएगा। क्या किया सर? बहुत ज्यादा जनन किया, ठीक है। दूसरे में क्या किया? बहुत ज्यादा संघर्ष किया। डन। फिर उसके बाद क्या किया? अपने अंदर बदलाव लेकर के आए, चेंज लेकर के आए, ठीक है। और चेंज के साथ साथ उसका क्या किया? आपने वंशागति दिखा दिया, अगले पीढ़ी में भी भेज दिया, इनहेरिटेंस करा दिया। डन। चौथा पॉइंट क्या था आपका?
प्राकृतिक चयन, यानी कि ये सारे लोग क्या हो गए, फिट हो गए, अपने आप को अनुकूलित कर लिए। अब ना इन चारों को एक साथ मिला के चले अगर हम लोग, देखो ध्यान से कि सर बहुत ज्यादा जनन कर लिया, संघर्ष कर लिया, संघर्ष के बाद अपने अंदर बदलाव ला दिया, हर पीढ़ी में ये बदलाव आगे भी जा रहा है, इनहेरिटेंस भी शो कर रहा है, वंशागति भी दिखा रहा है, आगे चल करके इसी चेंज की वजह से लोग क्या हुए, फिट भी हुए। अच्छा नहीं लगता आपको कि सर अगर ये कहानी बार बार लगातार हर बार चलती रहे तो एक नई जाति लास्ट में आ जाएगी? सोचो, इस मार्कर के अंदर सर 4 गो लक्षण है, ठीक है, और हर बार मैं कह रहा हूं कि इसमें एक एक लक्षण मैं बढ़ाता जा रहा हूं। जो खराब लक्षण होगा वो धीरे धीरे खुद ब खुद गायब होता चला जाएगा, नया नया लक्षण आता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस मार्कर में कुछ ऐसे लक्षण आ जाएंगे, जैसे सर मैं एक पीढ़ी लेके चल रहा हूं F1, ऐसे करते 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 F10 तक मैं पहुंच गया, ठीक है, F1 से शुरू किया, F10 तक चला गया, हर पीढ़ी में एक नया नया लक्षण आता जा रहा है। क्या लगता है कि सर यहां जाते जाते 10 नए लक्षण आ जाएंगे कि नहीं? ठीक है, चलो इसमें भी सर 10 लक्षण थे, लेकिन ये वाले 10 लक्षण नए हैं और ये वाले 10 लक्षण क्या हो जाएंगे, पुराने। बताओ लास्ट में जाकर के एक नई जाति बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना? तो वही बिंदु है क्या कि नई जाति की उत्पत्ति, यानी कि अगर इन चारों बिंदुओं का पालन करता हुआ कोई व्यक्ति, कोई जीव आता है तो अंत में जाते जाते कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उसी जीव की एक नई जाति सामने देखने को मिलेगी। डन, ये 5 बिंदु हुए इनके खत्म। खुद से लैंग्वेज बनाइएगा कि लगातार यदि इस तरीके से काम होता रहे, जनसंख्या बढ़ती रहे, संघर्ष होता रहे, बदलाव होता रहे, वंशागति होता रहे, अंत में जा करके क्या हो जाएगा, एक नई जाति देखने को मिलेगी। यही है आपका 5वां पॉइंट। अब शुरू करेंगे इसकी आलोचना। देखते हैं एक एक पॉइंट जिसकी आलोचना है, डिबेट है या नहीं है, और उसी के साथ साथ हम लोग नया वाला डार्विनिज्म भी देख लेंगे, यानी कि नव डार्विनवाद। या तो आप आलोचना कह लेना, आलोचना भी देख लेंगे। आलोचना हुआ है मतलब कि डिबेट हुआ है, इनके बिंदुओं को इनकार किया गया, तभी क्या किया गया, सुधार भी किया गया। ठीक है, तो आप एक साथ में इसको दोनों को लेके चलिएगा, आलोचना यानी कि डिबेट, और इसके साथ साथ इनमें सुधार करके क्या बनाया गया है, नव डार्विनवाद, यानी कि नियो डार्विनिज्म। ठीक है, क्या क्या गलतियां इनकी पकड़ी गई है वो भी देख लेंगे यहीं पे, और उसको सुधार करके नए रूप में कैसे लिखा गया वो भी। सबसे पहला पॉइंट क्या था इनका, जरा बताना तो। सर ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करना है। चलो, ज्यादा से ज्यादा जनन करना होगा उस जाति को जो जाति अपने आप को मेंटेन रखना चाहती है। अब बताइए किस हद तक ये पॉइंट सही लग रहा है आपको? कल तो कुछ बताए थे, आपको हिंट किए थे इसके बारे में। बिल्कुल कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ देखो पहला पॉइंट इसमें, जनन करने का कोई लिमिट नहीं है, जनन करने का कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लिमिट किस बात की लग जाएगी, उम्र की। ठीक है, उस उम्र के बाद जनन करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब ये सोचोगे, इतना दूर मत जाओ, छोड़ दो। देखिए पहला पॉइंट, सर परिस्थिति सही होनी चाहिए। अब वो परिस्थिति किसकी बात कर रहे हैं सर, अनुकूलन से संबंधित बात कर रहे हैं कि जो उसके लिए क्लाइमेट, मौसम सब कुछ क्या होना चाहिए, अनुकूलित होना चाहिए, एडेप्टिव होना चाहिए। हो गया सर। दूसरा पॉइंट, स्रोत भरपूर होना चाहिए। समझाते हैं इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि स्रोत क्या होना चाहिए, भरपूर। स्रोत मीन्स सोर्स। ठीक है, अब सोच के बताओ बच्चा, ये परिस्थिति तो समझ में आ गई हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि एक व्यक्ति एक देहात में रह रहा है, ठीक है, और एक व्यक्ति मान लो मुंबई या दिल्ली में रह रहा है। ठीक, अब जो देहात में रह रहा है उसकी कमाई बहुत कम है, अब इतना कम कि उसको हम जोड़ के नहीं बता रहे हैं आपको, 2-4 हज़ार 5 हज़ार महीने का कमा लेता है। और जो दिल्ली या मुंबई में रह रहा है वो महीने का 2 लाख 4 लाख कमा रहा है। क्या उसके पास सोर्स बहुत ज्यादा है क्या?
ठीक है। अब सिस्टमैटिक तरीके से कहें, लॉजिकली नहीं, सिस्टमैटिक तरीके से अगर बात करें तो किसको ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, है ना। रीजन कि उसके पास सोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन हालांकि लॉजिकली बात करेंगे तो वो एक बच्चे रखेगा देहात में, ठीक है, लेकिन लॉजिकली नहीं। सिस्टम क्या कहता है सर, जहां पे सोर्स होगा वहीं पर क्या होगा, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा प्रजनन कराया जा सकता है। ये सब पॉइंट को छोड़ दिए थे डार्विन, खाली इतना कह दिए थे कि ज्यादा से ज्यादा जनन करना होगा। उस बिंदु में इनको ये भी जोड़ना चाहिए था कि परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, अनुकूलित, एडेप्टिव होनी चाहिए। दूसरा कि जिस जीव का जनन करा रहे हो, मान लो चलो शेरे बाग की बात कर ले कि चलो शेर बाग जनन कर रहा है, सर जनन करता जा रहा है, खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा, पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो सोर्स बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पर सीमित स्रोत नहीं होना चाहिए, सीमित मींस लिमिटेड नहीं होना चाहिए। लिमिटेड होगा तो उनकी जनसंख्या भी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। अनलिमिटेड की बात कर रहे हैं ना आप कि ज्यादा से ज्यादा जनन करना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा जनन करने के लिए परिस्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, लिमिटेड सोर्स नहीं होना चाहिए, सीमित स्रोत नहीं होना चाहिए। दूसरा वाला क्या है भाई, दूसरा बिंदु क्या है, जनसंख्या बढ़ा ली, अब क्या करना है, लड़ाई करना है ना। मतलब कि आसपास में, अपने जाति में या अपने से विपरीत जाति में, इंटरकास्ट में, या तो हमें एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट से लड़ना है। बच्चा इस पॉइंट का कोई आलोचना नहीं है, ये पॉइंट एकदम परफेक्ट है। इसमें खुद से सोच के देखो, क्या इसमें किसी प्रकार की सुधार की जरूरत है, नहीं। तो सेकंड वाला बिंदु क्या, इनका एकदम 100% परफेक्ट है, इसकी कोई आलोचना नहीं है। सीधा सीधा आते हैं किस पर, तीसरे बिंदु पर। वहां दूसरे वाले पॉइंट में लिख दीजिएगा कहीं पे, इस बिंदु का कोई आलोचना नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तो सबसे भयंकर है, विविधता और वंशागति, इनहेरिटेंस। इन्होंने क्या कहा, केवल एक बात बोला, क्या आना चाहिए सर, चेंज आना चाहिए। और चेंज भी कैसा वाला बताए थे, अच्छा वाला चेंज, और वो चेंज क्या होना चाहिए, वंशागति दिखाना चाहिए। बस इतना ही बात बता करके छोड़ दिए थे। अब आप बताइए इसमें क्या लगता है, क्या सुधार करना चाहिए, स्वयं बताइए, सोचिए। आप मान लो अपने, मतलब कुछ समय के लिए मान लो कि यहाँ डार्विन साहब हैं, दिख रहे हैं, और आपसे बता दिए भाई कि क्या होना चाहिए। अगर मतलब कि आगे अपनी पीढ़ी देखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको बदलाव लाना पड़ेगा समय के अनुसार, और ये बदलाव, ये चेंज नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहिए। अब आप अपने आप को कुछ समय के लिए वैज्ञानिक मान लो, छोटा मोटा ही वैज्ञानिक सही, अरे अपने आप को टाइम पास वेस्ट करोगे, इधर उधर चला जाएगा। अपने आप को जस्ट कुछ समय के लिए मानो कि आपके सामने डार्विन ने ये बिंदु रखा, आप भी वैज्ञानिक हो, आप उनसे क्या सवाल जवाब करोगे इस बिंदु से रिलेटेड। उन्होंने बस केवल इतना बोला है क्या कि सर चेंज आना चाहिए, अच्छा अच्छा आपके अंदर, और वो अच्छा वाला चेंज आगे जाना चाहिए अगले पीढ़ी में। बात समझ में आया क्या पहले बोला, मैं वहां पे होता तो क्या पूछना चाहिए हमें कि सर ये आप जो अभी तक चिल्ला रहे हैं कि चेंज आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, और ये चेंज जाना चाहिए आगे। बोला ठीक है, जाएगा वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये बताइए कि चेंज आएगा कैसे, तब तो हम क्या करेंगे, अपने अंदर चेंज लेकर के आएंगे और फिर उसको आगे भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले ये बताइए कि चेंज आएगा कैसे, और यदि ये मालूम चल गया कि कौन लेकर के आ रहा है चेंज, किस वजह से आ रहा है चेंज, किस कारण से आ रहा है चेंज, ये सब कुछ की पहले बात बताइए। उसके बाद ये बताइएगा कि ये वंशागति कौन दिखाएगा, कौन लेकर के जाएगा अगली पीढ़ी में। बात समझ में आ रहा है। ये सब पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विविधता लाने के लिए जिम्मेदार कौन, वंशागति कराने के लिए, इनहेरिटेंस कराने के लिए जिम्मेदार कौन, ये सब कुछ बातें पहले भी हो चुकी है। तो ये फंसे थे ना, इसलिए इस तीसरे बिंदु का इनका बहुत जबरदस्त आलोचना हुआ था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज, व्रीज था कि व्रीज है, ह्यूगो डी व्रीज, देख लीजिएगा, व्रीज व्रीज जो भी होगा। तो इन्होंने क्या बताया, एक वर्ड म्यूटेशन, उत्परिवर्तन,
इन्होंने कहा कि सर जो आप चेंज कर रहे हो ना, ये चेंज कैसे आएगा? उत्परिवर्तन से आएगा। बात समझे? अब बताओ, होना तो था इसका डिबेट, क्योंकि ये बताए जरूर लेकिन पूरी तरीके से इसको बता नहीं पाए कि जो चेंज आएगा वो उत्परिवर्तन से आएगा। फिर हमको ये भी पता है ना कि उत्परिवर्तन लाने के लिए भी क्या होते हैं, कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं। बात करेंगे इसके बारे में अभी जस्ट, ठीक है। कुल मिला जुला के ह्यूगो डी व्रीज ने क्या बताया कि जो आप चेंज बता रहे हो, ये चेंज कैसे आएगा? उत्परिवर्तन से आएगा। डन, यहां तक की बात। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, थियरी किसने दिया? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया, ठीक है। चलो, ये तो ये बात यहां पे खत्म हो गई। दूसरा सवाल कि सर चलो परिवर्तन के बारे में जानकारी मिल गया कि चेंज कैसे आएगा। अब अगला सवाल कि जो चेंज आया इस पीढ़ी में, वो अगली पीढ़ी में जाएगा कैसे? वंशागति का कोई जनक दिखाई दे रहा है आपको? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन? मेंडल, जीजे मेंडल। कैसे भूल जाते हो जी सब? अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल साहब ने ये बातें बताई कि आखिर ये वंशागति कराता कौन है। याद है आप लोग को? इन्होंने बताया था कि कुछ तो है कारक, फैक्टर, जो ले करके क्या जाएगा सर? लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। और एक चीज अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो जीन के बारे में बताए ही नहीं थे, वो तो बताए थे जोहानसन। लेकिन बच्चा, इन्होंने पहले ही सब कुछ बता दिया था, बस केवल उन्होंने ये साबित किया था कि ले जाने वाला कौन है? जीन है। लेकिन सब कुछ बताने वाले, सारा एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन थे? मेंडल थे। इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। यानी कि पूरी आनुवांशिकी के क्या है? ये जनक है, ठीक है। इनको इसलिए बता दिया। अब इसके साथ साथ इन्होंने और भी बहुत सब कुछ किया था। मेंडल वाले चैप्टर में हमने बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये थे क्या इनका आलोचना। अब इसमें क्या है, तो इस आलोचना में जो नव डार्विनवाद आएगा उसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी? 2 पॉइंट, ठीक है। क्या कि जो ये चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? उत्परिवर्तन की वजह से आ रहा है। और जो ये लक्षण अगली पीढ़ी में जाएंगे उत्परिवर्तन वाले, वो कैसे जाएंगे? वंशागति से जाएंगे, जिसके बारे में शेयर किया है किसने? मेंडल साहब ने, ठीक है। देखिए, चेंज लेकर के हमको आना है। इस चेंज को लाने के लिए 4 कारक जिम्मेदार हैं, 4 फैक्टर जिम्मेदार हैं, जिसमें से पहला फैक्टर है क्या आपका? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, ठीक है। अब म्यूटेशन के बारे में क्या जानते हैं भाई? कि सर अचानक से आया हुआ कोई भी चेंज या परिवर्तन, अचानक से आया हुआ चेंज, कहां पर? ये चेंज कहां पे आना चाहिए? कल ही इसके बारे में बात हुआ था। आगे उसको वंशागति भी दिखाना है, इनहेरिटेंस भी कराना है। जनन द्रव्य में, जर्म प्लाज्म में आना चाहिए, या सीधा सीधा हम कहें सर किस में आना चाहिए? जर्म सेल में आना चाहिए। तब जाकर के ही क्या होगा? वंशागति होगा। यानी कि उत्परिवर्तन भी सर 2 प्रकार का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक ऐसा उत्परिवर्तन, एक ऐसा म्यूटेशन जो कहां पर होगा? हमारे वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स में होगा। उसको क्या बोलेंगे? एक ऐसा चेंज हुआ है जो कैसा क्या कहलाएगा? कायिक उत्परिवर्तन, वेजिटेटिव म्यूटेशन कहलाएगा। एक ऐसा जो जनन कोशिका में अचानक से चेंज, देखो उत्परिवर्तन का मतलब अचानक ही होता है। जो चीज पहले से हमारे शरीर में लक्षण नहीं था, अब वो दिख रहा है, तो क्या कहलाएगा? अचानक। इट मींस कि क्या है? वो म्यूटेशन है, ठीक है। तो सर यदि विविधता लाना है, चेंज लाना है, तो हमारे अंदर या किसी जीव के अंदर क्या आना चाहिए? म्यूटेशन आना चाहिए। और वो म्यूटेशन कहां आना चाहिए? उसके जर्म सेल में आना चाहिए, तभी तो जाएगा अगली पीढ़ी में ये, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो म्यूटेशन है सर अच्छा वाला आना चाहिए ना, तो म्यूटेशन जो आना चाहिए वो अच्छा वाला आना चाहिए। और अच्छा वाला म्यूटेशन होने के वजह से एक बिंदु आप खुद से भी ऐड कर सकते हो कि सर जो इसके अंदर खराब लक्षण है, जो लक्षण अच्छे नहीं है, चलो हम भी थोड़ा सा दिमाग अपना लगा लेते हैं, ठीक है। जो अच्छा लक्षण नहीं है, अच्छे लक्षण नहीं है, वो भी क्या होंगे? धीरे धीरे गायब होंगे। और आप कहोगे सर कैसे गायब होंगे? ऑटोमेटिक गायब होने लगेंगे। अगर नहीं विश्वास होता तो इसको एक ट्रिक से ले सकते हो कि सर 1 गिलास पानी भरा पड़ा है और इस पानी में आपने मिट्टी घोल रखा है पूरा, ठीक है। ना तो गिलास को छूना है ना पानी को गिराना है, मगर फिर भी पानी को साफ करना है।
पॉसिबल है? छूना भी नहीं है गिलास को, गिलास को छूना भी नहीं है, पानी गिराना भी नहीं है उसका, बाकी ऊपर ऊपर जो करना है आप कर लो। हाँ, ऊपर से साफ पानी डालना चालू कर देंगे, क्या हो जाएगा सर, कुछ समय के बाद, भले आधा घंटा लग जाएगा, एक साफ पानी का पाइप यहाँ पे लगा दो, पानी बराबर उसमें गिरता रहेगा, गंदा वाला पानी का सांद्रता धीरे धीरे कम होने लगेगा, साफ पानी का सांद्रता बढ़ने लगेगा। एक समय के बाद इस गिलास का पानी क्या हो जाएगा? हाथ नहीं लगाना है बस, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सर हम अच्छा चीज कर रहे हैं, तो इसमें से जो इसकी कमियां हैं, जो खराब है, वो क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। तो अगर अच्छे अच्छे परिवर्तन आएंगे ना, तो जो मेरे अंदर सर खराब लक्षण है, जो अच्छे नहीं है, वो धीरे धीरे क्या होंगे? गायब भी होंगे। तो बस ये लॉजिक में ले लीजिएगा इसको। चलो, ये बात समझ में आई, ठीक है। म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं बता दें कि पहले भी बताए हुए हैं? बताएं फिर से। देखिए फटाफट, पहला जीन म्यूटेशन, जिसको कहते हैं जीन उत्परिवर्तन। दूसरा, अब पहले जो बताया ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये वही चीज होगा, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में अंतर है। जीनोमैटिक उत्परिवर्तन या जीनोमैटिक म्यूटेशन। और तीसरा, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तीनों में क्या क्या अंतर है देखिए फटाफट। अरे वेट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर बताइएगा। चलो, ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं हम लोग। इस गुणसूत्र का एक छोटा सा टुकड़ा निकाले, ये लीजिए। कह सकते हैं कि सर ये क्या है? एक जीन है। अब इस जीन के अंदर मिल रहे हैं ना कुछ अनुक्रम, कुछ सीक्वेंस, जैसे ए टी जी सी ए टी। चलो, फिर क्या हो जाएगा? ए टी जी सी ए टी। डन। सर ये पूरा का पूरा क्या? एक जीन है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहां पर क्या मिल रहा था? ग्वानिन और साइटोसिन। सर यहां पर आ गया चेंज, और चेंज आकर के यहां पर हो गया एडेनिन और थाइमिन। क्या चेंज आया? ठीक है। कहां पर आया सर? एक बिंदु पर आया, एक पॉइंट पर आया। इसके वजह से भी असर दिखेगा उस जीव पर। तो ऐसा चेंज कहां आ रहा है? जीन में आ रहा है ना। जीन में कहां आ रहा है? एक बिंदु पर आ रहा है। तो ऐसे चेंज को क्या कहते हैं हम लोग? पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन। समझे? तो वो जीन उत्परिवर्तन के अंदर आता है वो, ठीक है। एक दूसरा, सर एक से ज्यादा अगर नाइट्रोजन क्षार में चेंज आ जाए, एक से ज्यादा नाइट्रोजन बेस में अगर क्या आ जाए? चेंज आ जाए, तो ऐसा वाला चेंज क्या कहलाता है? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, यानी कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। डन। ये दो आप पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो सर अगर ऐसा भी चेंज आएगा तो क्या आएगा? परिवर्तन आ जाएगा हमारे अंदर कुल मिला जुला के। दूसरा क्या है? जीनोमैटिक चेंज या जीनोमैटिक म्यूटेशन। इसमें क्या होगा? देखो सिंपल सा, समझ में आ गया कुछ? गायब नहीं हुआ सर, गुणसूत्र में ही कुछ बदलाव आ गया थोड़ा सा, पूरे गुणसूत्र में नहीं आया है, गुणसूत्र के थोड़े से हिस्से में बदलाव आया है। ऐसा चेंज क्या कहलाएगा? जीनोमैटिक म्यूटेशन कहलाएगा या जीनोमैटिक उत्परिवर्तन कहलाएगा। सोचो कि एक जगह पे, एक बिंदु पे चेंज आया था तो पूरे लक्षण में बदलाव आया था, ठीक है। अब यहाँ पे गुणसूत्र में अगर चेंज आ रहा है तो वहां भी बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसा चेंज क्या कहलाएगा? जीनोमैटिक म्यूटेशन या जीनोमैटिक उत्परिवर्तन। और तीसरा क्या है सर? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। यहाँ पे पूरा का पूरा गुणसूत्र ही बदल जाएगा, या तो गायब हो जाएगा या तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो इन तीनों के वजह से क्या आएगा? चेंज। और तीनों कहीं ना कहीं पार्ट है बच्चा किसका? म्यूटेशन का। डन। ये पहला फैक्टर खत्म हुआ इस चार में से, हो गया। चार में से तीन खत्म हो गया चेंज लाने के लिए, एक खत्म हुआ, तीन और बाकी है।
दूसरा देखिएगा, दूसरा पढ़ा हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करना है आपका दिमाग, सबको पता है। क्रॉसिंग ओवर, क्या बोलते हैं इसको? जीन विनिमय। बताइए क्या जीन विनिमय से, क्रॉसिंग ओवर से चेंज आता है कि नहीं आता है? आता है। डन। इसके अलावा कुछ विशेष बात नहीं करनी है यहाँ पे। नहीं पता है क्रॉसिंग ओवर क्या है? हाँ पता है, पक्का? कब होता है बताओ? पता था, पूछेंगे बताओ ये क्रॉसिंग ओवर कब होता है? क्या हम लोगों के अंदर होता है क्रॉसिंग ओवर या नहीं होता है? कब कब होगा जी जीन विनिमय? जीन विनिमय कब होगा? आए पीछे बढ़ जाए तो बुड़बक बोलो जोर से, समय कम है, जल्दी बोलो। अरे अर्धसूत्रीय विभाजन पढ़ लेना बुड़बक सब। अर्धसूत्रीय मियोसिस डिवीजन में जाके देखना, आप कई बार, दो बार, तीन बार पढ़ा है सब अर्धसूत्रीय विभाजन। एक बार फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए थे कोशिका के चैप्टर में, फिर उसके बाद जब मानव जनन पढ़ा रहे थे उस समय पढ़ाया था, 3 बार पढ़ाया। ये अब का कितना जान लोगे इसका? ठीक है, एक बार देख लेना। अगर भूल गए हो तो फ्रेंड का हेल्प लेना, उससे भी भूल गए तो चैनल का हेल्प लेना, मिल जाएगा। ठीक है, डन। तो क्रॉसिंग ओवर से भी क्या आता है? चेंज आता है। खत्म यहीं से एक बात। ठीक है, लिख के खत्म कर लीजिएगा उसको कि क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तीसरा हाइब्रिडाइजेशन। जिसको कहते हैं संकर या संकरण। कितना फोन करेगा ना? चलो आगे देखो, हम ये सब काहे पढ़ रहे हैं? हमको क्या लाना है बच्चा? चेंज, और कुछ नहीं लाना है। और चेंज लाने के लिए म्यूटेशन जिम्मेदार है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर जिम्मेदार है, तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन। सभी ने हाइब्रिडाइजेशन किया है मेंडल वाले चैप्टर में। ठीक है, मेंडल के चैप्टर में क्या किया था? क्रॉसिंग कराया था ना सभी ने। तो क्रॉसिंग में क्या करते हैं कि सर अगर दो हाई क्वालिटी का कोई प्लांट ले ले हम लोग और उनके बीच में क्रॉसिंग करा दे, उनका जो बच्चा आएगा वो क्या होगा सर? हाइब्रिड होगा, उन दोनों से बेहतर होगा। समझ में आया? तो यदि उच्च श्रेणी में क्या कराया जाए? संकर कराया जाए। अरे ठीक है ना, उच्च श्रेणी में, हाई लेवल ऑर्गेनिज्म में यदि क्या करा दिया जाए? संकर करा दिया जाए, तो इनका जो नेक्स्ट वन आएगा, अगर इनको कह दिया कि सर ये F1 है, तो इनकी वजह से जो F2 आएगा वो क्या आएगा सर? इससे बेहतर आएगा। और उस F1 की तुलना अगर मैं इस F2 से करूंगा तो इस F2 में नए नए लक्षण देखने को मिलेंगे। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, कितने लोग को याद है ये हिन्नी? हिन्नी याद है? खच्चर, उसके बाद टिगोन, लाइगर, नहीं लाइगर, ये अलग ही जाति प्रजाति है। अब एक चीज और, हिन्नी, खच्चर, टिगोन, लाइगर, इनमें से कोनो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। अच्छा एक सेकेंड, शेर को यदि बाघ के साथ प्रजनन कराया जाए तो ये सब बनेंगे, समझे? तो ये क्या करा रहे हैं हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। हिंदी में डोंकी का और हॉर्स का कराते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल एक हिंट कर देते हैं। अरे रुको, बना रहे ना, हल्ला करते हो बस यही गुस्सा आता है। दम धरा करो तनीसा, बाकी गलती करते हैं तो तुरंत मान लेते हैं कि नहीं गलती हुई है हमसे। ठीक है, देखो क्या करना है सर, मेल ले लिया, फीमेल ले लिया। ठीक है, मेल के रूप में हम ले लेते हैं पहले हॉर्स को। समझना, ये कंफ्यूजन कर देता है, कुछ विशेष नहीं है इसमें। यानी कि नर के रूप में किसको लिया? घोड़े को। और फीमेल के रूप में किसको ले लिया? डोंकी। डोंकी मोमन
मेल के रूप में घोड़े को लिया, फीमेल के रूप में डोंकी को लिया, इनके बीच अगर मैं कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन कराऊंगा तो जो बच्चा बनेगा ना वो क्या कहलाएगा? खच्चर कहलाएगा। ये लिंग बदल दो मतलब ये फीमेल के जगह पे किसको रख दो? हॉर्स को, ठीक है। अब मेल के जगह पे किसको रखो? डोंकी को। यहां से क्या बनेगा? हिन्नी, सही है। हॉर्स, हाँ ठीक है, ये सही है। उसके बाद चलो यहां पे देखो इधर, अभी क्या करना है मुझे कि सर मेल के रूप में गधा। अरे बड़ी मैया, सब चुप रहो सर। मात बंद करें। अगर मेल के रूप में ले लिया टाइगर को, फीमेल के रूप में लिया लायन को, इनके बीच से जो बच्चा जन्म लेगा उसका नाम होगा टिगोन, ठीक है। लिंग बदल दो, सेक्स इनका बदल दो। अगर मेल के रूप में किसको ले लिया? लायन को, और फीमेल के रूप में टाइगर को, इनसे जो बच्चा बनेगा वो क्या कहलाएगा? लाइगर कहलाएगा। क्या कर रहे हैं सर, इतना भयंकर वाला चेंज लेकर के आ रहे हैं। बात समझे? क्या 3 पॉइंट हो गए? एक चौथा पॉइंट है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसका नाम है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग आनुवांशिक प्रवाह। आनुवांशिक अपवाह या प्रवाह, ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।